बच्चों, अब देखो हम नीट के पेपर के अपने सेकंड डिस्कशन पे आते हैं। आप लोगों को दिखाई दे रहा है? एक्चुअली क्या है कि ना इसको चार्जिंग पे लगा रखा है मैंने, तो आप ही लोगों को थोड़ा मूव करना पड़ेगा, ये मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, देखो अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहते हैं सन रोटेट करते हैं सेंटर के अलोंग 27 दिन में, मतलब टाइम जो लगता है उसको 27 डेज का लगता है। ठीक है, व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इफ द सन वर टू एक्सपेंड टू ट्वाइस इट्स रेडियस। अगर सन अपनी रेडियस का 2 टाइम्स हो जाता है विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, तो बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के अगर सन का रेडियस को आप डबल कर दोगे तो क्या होगा, आपके पास में जो एंगुलर मोमेंटम है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। L इज इक्वल टू L1 इज इक्वल टू कितना रहेगा आपके पास, L2 रहेगा। L1 कितना होगा आपके पास, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास, I2 ओमेगा 2 होगा। है ना, बताओ I1 कितना होगा। सर इसमें टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब क्यों नहीं आंसर ये मोमेंटम क्यों कर रहा है? वो भी कर लेंगे, वो भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। इससे पहले इसको देखते हैं, इससे निकाल के देखते हैं। देखो ये होगा एम आर स्क्वायर। देखो क्वेश्चन के अंदर देखो कोई बात नहीं, ओमेगा कितना आपके पास 2 पाई अपॉन में टी होगा। ठीक है, ये कितना I2 कितना होगा आपके पास एम R1 का स्क्वायर, एक है M2 R2 का स्क्वायर, और ओमेगा कितना 2 कितना होगा आपके पास में 2 पाई अपॉन में कितना होगा आपके पास में T2 होगा। अब पहले ना इसको देखते हैं। सन का मास तो चेंज नहीं हो रहा, तो मेरे ख्याल से मास कांस्टेंट रहेगा, कट जाएगा आपका 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा आपका R1 का स्क्वायर। R1 क्या है आपके पास, रेडियस R का स्क्वायर है अपॉन में T1 है, और रेडियस R2 कितनी कर दी है आप लोगों ने, इसकी रेडियस को डबल कर दिया, मतलब 4R स्क्वायर हो गया। अपॉन में टाइम कितना हो गया आपके पास में T2 हो गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, मतलब ये जो T2 है ये बन गया 4 टाइम्स आपके पास में इसका जो टाइम पीरियड T1 कितना था आपका 27 डेज था, है ना। तो इसका आंसर हो गया 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 और 2 10, 108 हो गया। आंसर चेक करना मैम, मेरे हिसाब से ज़्यादा अप्रील कर रहा था मेरे को, तुम्हारे वाले पे भी आ रहा हूँ। ठीक है, अब देखो सुनो, अब रीजन, दोनों के रीजन समझो आप। देखो क्या होता है कि अगर आपके पास में कोई भी चीज़, जैसे कि कोई ऐसा समझ के चलो कोई बैलेट आंसर होती थी, और बैलेट आंसर का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि वो अपने हाथों को स्ट्रेच करती है, या फिर आपको कोई स्विमर होता है, स्विमर ने जब डाइव मारना होता है तो क्या करता है, वो पहले स्ट्रेच करता है, और स्ट्रेच करने के बाद फिर वो समर शॉट्स मारता है, वो नीचे आता है ना। तो बेसिकली क्या होता है, जब वो स्ट्रेच करता है तो वो अपने मास से को मतलब डिस्टेंस को दूर लेकर जाता है, तो वो क्या बढ़ा रहा होता है, अपने MR स्क्वायर बढ़ा रहा होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा रहा है। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मल्टीप्लाई कर दो ओमेगा से, ओमेगा कम है MR स्क्वायर ज़्यादा है, फिर वो क्या करता है, फिर वो जंप मारता है, तो जैसे ही जंप मारता है वो समर शॉट्स मारने शुरू कर देता है, मतलब वो गोल हो जाता है। तो जब वो गोल हो जाता है तो क्या होगा आपके पास में, आपका जो MR स्क्वायर है, MR स्क्वायर आपके पास में क्या होगा, लेस हो जाएगा, मतलब आई जो MR स्क्वायर था वो डिक्रीज हो जाएगा। अब इसकी रेडियस कम हो गई है क्योंकि वो गोल हो चुका है, पहले पूरा स्ट्रेच कर रखा था उसने, MR स्क्वायर कम हो गया तो ये पोर्शन आपका डिक्रीज हो गया, तो ओमेगा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है। आपने आई तो थोड़ा सा ही कम करा है, पर ओमेगा का स्क्वायर आपके पास में इंक्रीज हो गया है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ज्यादा एनर्जी से जब वो आपके पास में वाटर की सरफेस को टच करेगा तो वाटर के पॉइंट फोर्स के अगेंस्ट ज्यादा नीचे तक जा पाएगा डाइवर। तो ये चीज मैंने ना यहाँ पर यूज करके देखी कि यार अगर आपका ये जो सन है जो कि नॉर्मली आपके पास है बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के अपनी रेडियस को एक्सपेंड कर कर कितना कर रहा है, आर की जगह पर 2R कर रहा है, तो मतलब अपनी रेडियस चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, यहाँ भी क्या इसका कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यहाँ पर इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हमने क्या करा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश से मल्टीप्लाई कर दिया। हमने कहा बाहर से कोई चीज आई नहीं है, इसने क्वेश्चन में बोला है स्पेशली बाहर से कुछ नहीं आया, तो इसका मतलब है कि जो आई ओमेगा और आई डैश ओमेगा डैश क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। आंसर निकल कर आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब तुम्हारे उस पर आते हैं कि तुम्हारे पास दिमाग में आया कि टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब लगाना चाहिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, एक भी जगह पे आपको गलत नहीं हो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या था, मैं इसको क्यों नहीं लगा पाया, मेरे को दिमाग में क्यों स्ट्राइक नहीं करा, मैं आपसे बताता हूँ कि यार मेरे से ये कहा गया आपके पास में कि जो सन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके पास में सन रोटेट करता है, रिवॉल्व नहीं करता।
अगर ये आपके पास में टी स्क्वायर इंटू के आर क्यूब क्या होता है आपके पास में, ये रोटेशन की रेडियस नहीं होती है, ये रिवॉल्यूशन की रेडियस है। एक प्लैनेट रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, तो उसका रिवॉल्यूशन का टाइम है, और ये रेडियस क्या है उसकी ऑर्बिट की रेडियस है, वो जो ऑर्बिट कवर कर रहा है। तो टी स्क्वायर के आर क्यूब को एक होता है विच इज क्या प्लस लो। तो रोटेशन और रिवॉल्यूशन में फर्क है, इसलिए रिवॉल्यूशन को मैं नहीं उठा पाया। तुम्हारे से आंसर आ रहा है टी स्क्वायर टू के आर क्यूब से आ रहा है, तो इसे निकालो। 18 पर आ गए। देखो ये क्वेश्चन आपसे कहते हैं एक मॉडल फॉर क्वांटाइज्ड मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी स्टेट्स कि जो फ्लक्स पासिंग थ्रू द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, देखो फ्लक्स जो ऑर्बिट से पास हो रहा है वो कितना होगा आपके पास, NH अपॉन में E होगा, ऐसा एग्जामिनर हमसे कह रहा है। हमारे हिसाब से फ्लक्स जो होता है आपके पास में कितना होता है, N इंटू आई इंटू एरिया होता है, जो कि सिमरन ने थोड़ी पहले बोला था, मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा 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 अच्छा, हाँ नहीं नहीं सिमरन ने मैग्नेटिक मोमेंट बोला था। फ्लक्स जो होता है आपके पास में नंबर ऑफ ये होता है बी इंटू कितना होता है, एरिया होता है, ये हमारे पास फ्लक्स होता है। अच्छा अब 18 में हमसे कहते हैं कि स्टेट जाता है फ्लक्स पासिंग थ्रू द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज NH अपॉन में E, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इतना फ्लक्स है, ओके। एस प्लैंक्स का कांस्टेंट है, E क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अकॉर्डिंग टू द मॉडल द मैग्नेटिक मोमेंट ये होता है M होता है, M कितना होता है आपके पास में, NIA होता है। M क्या होता है आपका, NIA होता है। लोएस्ट एनर्जी स्टेट B क्या होगा हमसे पूछे, तो M कितना आपके पास में NIA है और फ्लक्स कितना आपके पास में B इंटू है। अब मुझे पता होना चाहिए कि करंट क्या होता है, मतलब मैं देखो मेरे को ये कोई डायरेक्ट रिलेशन मेरे को नहीं पता है, नया क्वेश्चन है मेरे को नहीं पता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ आपके पास में भाई, NIA का मतलब है नंबर और टर्न जो आपके पास में होते हैं, तो भाई इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, इलेक्ट्रॉन के टर्न ज्यादा होंगे, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है। तो हमने क्या करा आपके पास में, इसमें I इंटू ए ले लिया, ठीक है जी, M को I इंटू ए ले लिया, N लिया ही नहीं हम लोगों ने। अब I क्या होगा, I का मतलब होगा कि एक मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन है वो बार बार अगर रोटेट कर रहा है तो वो एक सेकंड में एक ऑर्बिट के अंदर कितना करंट जनरेट करता होगा, मतलब तो ये हुआ भाई वो इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में एक सेकंड में कितना करंट जनरेट करता होगा। अब हमें ये बताओ, ये टीचर हमसे कहता है, एक बार देखो इसमें माइक लगा रिकॉर्डिंग में आवाज ही है, कल की रिकॉर्डिंग तो बहुत ही क्लियरिटी के साथ, मतलब मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ही क्लियर आई है ना। तो ये चीज़ तो हम बहुत पहले कर सकते थे, नोट्स भी बन जाते, सब कुछ हो जाता, और मेरे इतने सारे पैसे भी बच जाते जो मैंने रिकॉर्डिंग में दिए। देखो हमारे पास में M इज टू कितना होगा आपके पास, I इंटू कितना आपके पास में A। अब मेरे को I निकालना है, I कितना होता है आपके पास में, Q अपॉन में T होता है। ये टाइम कितना आपके पास में, एक सेकेंड है। Q इज टू कितना होता है, N इंटू E होता है। अब N का मतलब क्या है आपके पास में, कि एक सेकेंड में कितने बार आपके पास में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर गया। तो इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में कितनी बार रिवॉल्व कर रहा है आपके पास में, किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है 2πr अपॉन वेलोसिटी पर। तो n कितना हो गया आपके पास में, डिस्टेंस उसने नहीं है, ये होगा n हो गया 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है ना, फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो वेलोसिटी अपॉन 2πr होता है, वो समझा दो। फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन में टाइम पीरियड, एक सेकंड में कितनी बार। जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है 2πr अपॉन में कितना होता है, वेलोसिटी होता है। तो 2πr अपॉन में वेलोसिटी क्या होता है आपका, टाइम पीरियड होता है। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो टाइम में डिस्टेंस अपॉन दी 2πr अपॉन वेलोसिटी, तो क्या होगा ऐसे, ये होगा आपका n हो जाएगा आपका v अपॉन 2πr हो जाएगा। तो n कितना बन गया हमारा, v अपॉन में 2πr, टाइम कितना आपके पास में एक सेकंड है, और ये e इंटू कितना बन गया आपके पास में, एरिया बन गया। अब ये क्या हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट है, m है हमारे पास, और हमें कुछ दे रखा है क्वेश्चन में, कुछ कर सकते हैं, वेलोसिटी v को खत्म कैसे करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर मूव करता है तो एक और चीज लगा सकते हो आपके पास में, कि mv स्क्वायर अपॉन r होता है, उसके ऊपर एक फोर्स, वो कितना होता है, क्यूबी भी साइन थीटा के इक्वल होता है, ये तो होता है। इससे क्या फायदा होगा, वेलोसिटी v से v कट जाएगी आपके पास, रेडियस r की जगह mv अपॉन में क्यूबी आ जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी v जो निकल आएगी, तो इस क्वेश्चन में आंसर किसके टर्म्स में चाहिए हमारे को, क्वेश्चन बहुत लंबा जा रहा है, इसको बाद में कभी देखेंगे, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं अभी। क्वेश्चन में 18 के बाद क्वेश्चन 19, लेकिन ये क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, लास्ट में घूम के आएंगे वापस इसमें,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पर आ गए। देखो हमसे कहते हैं कि जो 3 आइडेंटिकल आपके पास में हीटिंग रॉड्स हैं जो कंडक्ट करती हैं। अब देखो ध्यान समझे, मैंने इसके बारे में आपको थोड़ी पहले बताया था कि इस जगह का जो टेम्परेचर है वो कितना आपके पास में 3T है। देखो इसके साथ आपने एक रॉड लगाई जिसका 2K लिखा है, एक रॉड लगाई जिसका K लिखा है, एक रॉड लगाई जिसका 2K लिखा है। मतलब क्या है आपके पास में, एक चीज़ है आपके पास में 2K, एक चीज़ है आपके पास में K, और एक चीज़ आपके पास में कितनी है 2K। आप इसको ऐसे लो और इसको ऐसे 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 कर दो। देखो ये कितना होगा आपके पास में 3T, इसका टेम्परेचर कितना आपके पास में T1, इसका टेम्परेचर कितना आपके पास में T2 और इसका टेम्परेचर कितना है T। देखकर लग रहा है कि जो हीट फ्लो कर रही होगी 3T से किधर जा रही होगी, आपका T की तरफ जा रही होगी। तो 3T के आपके पास में हाई टेम्परेचर पर होगा, T क्या होगा आपके पास में लो टेम्परेचर पर होगा, है ना, बताओ। ठीक है, द रॉड्स आर नॉर्मली इंसुलेटेड फ्रॉम द आउटसाइड इन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब है कि आपके पास में स्टेडी स्टेट मतलब हीट इक्वल फ्लो हो रही है। टेम्परेचर एट द लेफ्ट जंक्शन आपके उसमें कितना है T1 एंड द राइट जंक्शन इज कितना है T2। तो रेशो में निकालना है T1 का और T2 का क्या होगा। आइडेंटिकल रॉड्स हैं जिनका एरिया भी सेम है, लेंथ भी सेम है। मतलब ये लेंथ कितनी होगी आपके पास L होगी, अगले रॉड की लेंथ कितनी होगी आपके पास L होगी, और इस रॉड की लेंथ भी कितनी होगी आपके पास L होगी, है ना। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या आपके पास में कि यहाँ से जो हीट फ्लो हो रही है मतलब DH अपॉन में आपके पास में DT, वही हीट यहाँ पर होगी आपके इसमें DH अपॉन में DT, वही चीज आपके इसमें DH अपॉन DT ऐसे चल रहा होगा, सेम चल रहा होगा। मतलब तो ये हुआ स्टेडी स्टेट का मतलब है कि टेम्परेचर, देखो हीट जो फ्लो होती जा रही है यहाँ से आपके पास में यहाँ जा रही है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है। अब उसकी जो स्पीड है आपके पास में वो एक तरीके से कांस्टेंट है, मतलब जैसे कि ना करंट आपका कांस्टेंट जा रहा है, जो मैं समझ पा रहा हूँ अभी तक। अब ये DH अपॉन DT होता क्या है, तो ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है किस किस चीज पर डिपेंड करेगा। एक तो डिपेंड करेगा मेटल की क्या कंडक्टिविटी है, मतलब K पे डिपेंड करेगा। एक डिपेंड करेगा जितना ज्यादा एरिया आपका इसके टच में है उतना ज्यादा हीट आपका फ्लो कर सकती है, ठीक है, DKA हो गया। और इसके साथ में टेम्परेचर के अंदर जो डिफरेंस है डेल्टा T पर, प्लस जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, कितना होगा आपके पास L होगा। अब इसको लगाते हैं, तो पहले वाले के लिए K कितना आपके पास 2K, एरिया कितना है A, टेम्परेचर में डिफरेंस कितना आपके पास में 3T, माइनस में कितना आपके पास में T1, है ना, बताओ। समझ में आ रहा है। L1 कितना आपके पास, तुम यहाँ आ जाओ ना हर्ष, दिख रहा है। ज्यादा दूर है। ये कितना होगा आपके पास L। अब देखो इज इक्वल्स टू कितना होगा आपके पास, अगली चीज आपके पास में सेकंड वाला कितना है आपके पास में K के साथ एरिया कितना रहेगा आपके पास में A। अब टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है T1 से लेकर T2 तक, कितना हो जाएगा T1 माइनस में T2, और अपॉन में कितना होगा आपके पास में L होगा। ठीक है जी। अब देखो इज इक्वल्स टू ये कितना होगा आपके पास में, ये होगा 2K इंटू एरिया कितना आपके पास में A, इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा आपके पास में T2, T1 माइनस T2 था ना, हाँ, तो कितना होगा T2 माइनस में T होगा क्योंकि हाई से लो की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। अपॉन में कितना होगा आपके पास में, लेंथ कितनी है आपकी L है। अब बस आप इनको सॉल्व करो। अब देखो कैसे कैसे सॉल्व करोगे, पहले आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो T1 T2 का T के टर्म्स में रिलेशन निकल के आ जाएगा, T1 T2 का T के टर्म्स में एक रिलेशन निकल के आ जाएगा। जब आप इनको सॉल्व करोगे K कट गया, A कट गया, L कट गया, सब कुछ कट गया। अच्छा, फिर आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ सॉल्व करना, नहीं, देखो मैं कर देता हूँ। तो मेरे पास में कितना होगा 2 टाइम्स ये आपके पास है 3T माइनस में T1 इज इक्वल टू कितना आपके पास में T1 माइनस में T2 इज इक्वल टू कितना आपके पास में 2 टाइम्स ये कितना आपका T2 माइनस में T। और हमसे क्या पूछा गया था, T1 और T2 का रेशो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। देखो एक बार इसको और इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, एक इक्वेशन मिलेगी T1 T2 में, एक बार इसको इसके साथ सॉल्व करोगे, एक और इक्वेशन मिलेगी आपको T1 T2 में। दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करोगे T के टर्म्स में आंसर निकलेगा, फिर T1 और T2 को आपस में डिवाइड कर दो, आंसर निकल आएगा, ट्राई करके देखना। देखो अब आप आ गए क्वेश्चन नंबर 20 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे कहते हैं द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस d। देखो एक आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उनकी प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आपके पास में d है, ठीक है, बाय डिस्टेंस d। The two slabs of different dielectric constant K1 and K2 thickness 3d/2 and d/2 are inserted in the capacitor. Due to this, the capacitance become 2 times larger than it was when there is nothing between the plates. तो इनका रेशियो वगैरह से हमसे पूछा गया है। देखो सुनो, एक बात समझाता हूँ। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक चीज सिखाई थी कि एक आपके पास में कोई कैपेसिटर है
उसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो होती है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी होती है, कुछ नहीं है इसके अंदर भरा हुआ, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी होती है। अब अगर आप इस कैपेसिटर के अंदर 2-3 डाइलेक्ट्रिक्स लेकर आ जाओ, अब अगर आप इसी कैपेसिटर के अंदर जाओ और जाकर 2-3 डाइलेक्ट्रिक लेकर आ जाओ, तो देखो एक डाइलेक्ट्रिक जिसकी थिकनेस कितनी है T1, एक डाइलेक्ट्रिक जिसकी थिकनेस कितनी है T2, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K1 और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आपके पास में K2 है, और बीच का डिस्टेंस कितना आपके पास में D है। तो ऐसी 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं। तो कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस डैश हो जाती है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में कितना होगा D माइनस में T और प्लस में T अपॉन में K हो जाएगा। अब देखो कभी भी एप्सिलॉन नॉट ए चेंज नहीं हो सकता, फिक्स है आपका। अब आपके पास में क्या है, ये डिस्टेंस D फिक्स है आपका, चेंज नहीं हो रहा। उसमें से आपने थिकनेस को माइनस करा, अब थिकनेस कितनी है आपके पास में, 2 थिकनेस है तो 2 थिकनेस को कर दिया आपने। फिर प्लस में कितना है T अपॉन में K है, तो आप इसी का लिख दोगे T1 अपॉन में K1 लिख दोगे और T2 अपॉन में क्या लिख दोगे आप K2 लिख दोगे। सारी वैल्यू डालो, सी डैश निकल के आ जाएगा। और सी डैश आपके पास में दे रखा है कि ये जो नया कैपेसिटेंस है आपके पास में 2 टाइम्स बन जाती है, टू बिकम 2 टाइम्स लार्जर देन आपके पास में व्हेन देयर इज नथिंग। अब देखो दो चीजों में बड़ा फर्क है, एक बार इसको चेक करना, ये 2 टाइम्स लार्जर हो जाती है या 2 टाइम्स लार्जर हो जाती है। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि जो सी डैश है या तो ट्वाइस हो जाएगा सी का, या फिर ये जो सी डैश है ये सी से 2 टाइम्स लार्जर हो जाएगा। तो सी डैश कितना हो गया आपके पास में 3C, इन दोनों में से किसी एक से आंसर निकल के आना चाहिए। ठीक है, तो ट्राई करके देखना किस आंसर निकलेगा आपका। अरे तुम्हें सब मिल जाएगा, टेंशन मत लो यार, तुम तो बस मेरी क्लास में ध्यान दो, इसको लगा के छोड़ दो, मुझसे पहले करा करो। अभी तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, लेकिन जब तुम इसको लगाओगे असाइनमेंट को अपने सामने रखो, अब बस ये कोशिश करो कि तुमने असाइनमेंट को मुझसे पहले सॉल्व करके दिखाना है, वरना वो वहां तक पहुंच ही गए हो। हेलो, ओके देखो अगली चीज पे आ गए आपके पास में क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कहते हैं कि 2 सिटीज हैं, एक है एक्स और एक है वाई, आर कनेक्टेड बाय रेगुलर बस सर्विस। तो देखो एक सिटी एक्स है और एक सिटी क्या आपके पास में वाई है, ये दोनों सिटीज आपके पास में रेगुलर बस सर्विस से कनेक्टेड है, मतलब कोई बस एक्स से जाती है वाई तक, कोई बस वाई से जाती है कहाँ तक, आपके पास एक्स तक जाती है। और ये आपके पास में लॉज ऑफ मोशन का उसका काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, आपने करा हुआ है पहले भी, दो समझाता हूँ। कनेक्टेड बाय रेगुलर बस सर्विस विद ए बस लिविंग इन ईदर डायरेक्शन एवरी टी मिनट, मतलब ये बस हर टी मिनट के बाद जाती है, हर टी मिनट के बाद। देखो अलग अलग भी हो सकता था, लेकिन ये कहते हैं कि एक्स से हर टी मिनट के बाद एक बस जाती है वाई की तरफ, और वाई से टी मिनट के बाद एक और बस जाती है एक्स की तरफ जाती है। अब देखो सुनो, तो अगर आप इसे देखोगे कि एक बस एक्स से स्टेशन को लीव करके आगे जाएगी तो टी मिनट बाद दूसरी बस जाएगी, समझना ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात है। तो ये बस ए से लेकर कहां तक जाएगी आपके पास में बी तक जाएगी, मतलब ये बस आपके पास में ए से लेकर बी तक गई होगी, उसकी कोई स्पीड आएगी मल्टीप्लाई में कितना टाइम है, ये डिस्टेंस ए और बी के बीच में। फिर जहां जैसे ही आपके पास में ये बस बी पॉइंट तक पहुंचेगी, पीछे से एक बस और चल पड़ेगी। अब ये बस आपका बी से सी पॉइंट तक पहुंचेगी, पीछे से एक और बस चल पड़ेगी। मतलब क्या होगा कि ये जो डिस्टेंस है दो बसेस के बीच का, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। भाई अगर आप हर 10 मिनट के बाद एक बस को भेज रहे हो, सेम स्पीड से भेज रहे हो, तो दो बसेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 मिनट। अब 20 मिनट के बाद भेज रहे हो तो 20 मिनट, 20 मिनट मल्टीप्लाइड बाय उनकी जो भी स्पीड है, तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करके आप इनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो। हाय ना बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है। जैसा आपके पास में लेफ्ट से राइट वाली बस के लिए, वैसा आपका राइट से लेफ्ट वाली बस के लिए भी है, सबके बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा अगर स्पीड सेम है तो। अगर स्पीड अलग अलग होती तो इनका डिस्टेंस अलग अलग होता। चलो जी आगे देखते हैं। अब हमसे कहते हैं आपके पास में कि एक गर्ल स्कूटी चला रही है आपके पास में विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन एक्स से लेकर वाई। तो एक लड़की 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूटी से आपके पास में एक्स से वाई की तरफ जा रही है। अब लड़की की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, तो भाई 60 किलोमीटर पर आवर छोटी स्पीड नहीं होती, बहुत तगड़ी स्पीड होती है, और वो भी स्कूटी पर। अगर स्कूटी पर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो आप ये समझ लो अगर उस लड़की को BMW दे दी जाए
तो वो आपके पास में स्पीड कम से कम नहीं तो 160 होगी, ठीक है। तो आपके पास में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लड़की स्कूटी चला रही है, एक्स से लेकर वाई तक जा रही है। अब क्या होता है, उसने नोटिस करा कि वो 60 की स्पीड से स्कूटी चला रही है, पर उसके बाद भी हर 30 मिनट के बाद एक बस उसको उसकी डायरेक्शन में उससे आगे निकले जा रही है, और हर 10 मिनट के बाद उसको एक बस सामने की डायरेक्शन से उसको मिल रही है, ठीक है। तो मतलब वो ये कहती है कि यार इतनी तेज स्कूटी चलाने के बाद भी जो पीछे ये बस वाला है इसकी शिकायत करती हूँ, ये बस वाला मेरे को हर 30 मिनट में एक बस मुझसे आगे निकल रही है। इसका मतलब देखो, स्कूटी की स्पीड 60 हो सकती है, बस की स्पीड 60 से ज्यादा है तो गलत बात है। बस की स्पीड को 60 से ज्यादा चलाना मतलब जान जोखिम में डालने की बात है, आगे किसी भी स्कूटी वाले को भी, ट्रक वाले को भी, कार वाले को भी, किसी को भी। क्यों? क्योंकि इतनी सारी सवारियां बस के अंदर है, उसको 60 से ऊपर नहीं चलना चाहिए था। तो देखो, तो यहाँ पर आपके इसमें क्या है कि वो कहती है कि हर 30 मिनट के बाद ये इसको क्रॉस के पीछे से आगे जा रहा है, और सामने से आपके इसमें 10 मिनट बाद एक बस इसको क्रॉस करके निकल रही है। बात समझ में आती है? अब हमें क्या बताना है आपके पास में, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टाइम पीरियड टी ऑफ द बस सर्विस, और सब चीजें आपको पता है, और इसके अलावा कुछ नहीं पता आपको। कोई और चीज पता है? बस यही पता है, 30 मिनट बाद एक बस जा रही है, 10 मिनट बाद दूसरी बस आ रही है, और कुछ नहीं पता, इसके अलावा कुछ नहीं पता है। कैसे करोगे? कैसे करोगे ये बताओ। चलो जी, इसको इस क्वेश्चन का आंसर शुभम भाई से पूछते हैं, शुभम भाई देंगे। शुभम भाई, लड़की ने स्कूटी कहाँ से स्टार्ट करी? तुम्हें कैसे पता? तुम वहां पे क्या कर रहे थे? चलो अच्छा, कोई बात नहीं, आप बताया तो फिर आगे बताओ। स्कूटी उसने कहाँ से स्टार्ट करी? एक्स से आपके पास में स्कूटी को स्टार्ट करा, और टूवर्ड जाती है आपके पास में वाई की तरफ जा रही है, ए से लेकर बी की तरफ जा रही है। ए से लेकर बी तक दो बसेस के बीच में उसको पहले एक बस से वो आगे निकली, वो कहाँ तक जाएगी आपके इसमें? बी तक जाएगी। एक बस उसको उससे आगे निकलेगी, फिर आपके इसमें एक बस सामने से भी उसके पास आएगी। बसों के बीच का डिस्टेंस कभी चेंज होगा? बसों के बीच का डिस्टेंस आपके पास में सेम है। कोई स्पीड में अगर कोई आपको ओवरटेक करता है तो आपकी स्पीड, आप 40 की स्पीड से जा रहे हो, पड़ोस वाला बंदा भी 40 की स्पीड से आपके पास साथ चल रहा है, वो आपसे आगे चल रहा है, आपसे पीछे चल रहा है? साथ चल रहा है। उसने स्पीड को 60 कर दिया, क्या होगा? वो ओवरटेक कर गया। कितनी स्पीड से ओवरटेक कर गया? लेकिन आप 40 की स्पीड से जा रहे हो, सामने से एक और बंदा 40 की स्पीड से आ रहा है, क्या अब आप दोनों साथ साथ चल रहे हो? नहीं। अब क्या होगा, आप एक दूसरे को 80 की स्पीड से क्रॉस कर जाओगे, क्योंकि आपको पता है ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड आपकी ऐड हो जाती है। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर इन्होंने आपके पास में यूज करना है, कि जो भी डिस्टेंस आपके पास में, देखो जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है आपके पास में ओवरटेक करने में, वो डिस्टेंस ट्रेवल करना है आपके पास में एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए। हाँ या ना बताओ? डिस्टेंस तो सेम रहेगा, पर पहले वाले केस में क्या है, जो बस की स्पीड है, बस की स्पीड में से क्या होगा, स्कूटी की स्पीड माइनस हो जाएगी, क्योंकि बस की स्पीड ज्यादा है, और उसको टाइम कितना लगेगा? 30 मिनट का टाइम लगेगा, मतलब 30/60 का टाइम लगेगा। लेकिन दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में बस को स्कूटी एक दूसरे को क्रॉस करके निकल रहे हैं, तो क्या है कि अब आपके पास में जो बस की स्पीड है और स्कूटी की स्पीड है वो आपस में प्लस हो जाएंगी, दोनों ने मिलकर डिस्टेंस ट्रेवल करा, और इनको जो टाइम लगेगा वो कितने का लगेगा? 10 मिनट का टाइम लगेगा। 10 अपॉन में कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, आंसर निकल के आ जाएगा। हाँ है ना? सिंपल। छोड़ दो, छोड़ दो, कर लोगे? चलो जी, तो यार खुशी खुशी बताया करो। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 22 हमसे कहते हैं कि यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास कितना है आपके इसमें? 20 kg है, लेंथ कितनी है? 5 मीटर है, लीनिंग अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वॉल। तो देखो, एक आपके पास में कोई वॉल है, एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी मास कितनी है आपके पास में? 20 kg है, लेंथ कितना आपके पास में? 5 मीटर है। तो देखो, आपके पास में एक रॉड है जिसकी मास आपके पास में 20 kg है, तो मास नीचे हो गया mg, ये कितना आपका? m है आपके पास में 20 इंटू आपके पास में g, न्यूटन का फोर्स आपका नीचे लग रहा होगा 20 g का। हाँ ना बताओ? ठीक है। अच्छा देखो, ये लीनिंग अगेंस्ट है वॉल, लीनिंग अगेंस्ट स्मूथ वर्टिकल वॉल। स्मूथ वर्टिकल वॉल मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है, और अदर एंड रेस्ट ऑन ए रफ ओरिएंटेड सरफेस, मतलब ये सरफेस कैसी है आपके पास में? थोड़ी सी रफ है, ठीक है। जमीन आपके इसमें रफ है, वॉल आपके इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। द फ्रिक्शन फोर्स दैट द फ्लोर एक्सर्ट्स ऑन द रॉड इज, अब देखो, ये अपने इस वेट की वजह से, इसका वेट कहां पर है? नीचे की तरफ है, तो अपने इस वेट की वजह से ये स्लिप होना चाहती होगी, ये स्लिप किधर होना चाहती होगी? इस डायरेक्शन में, और यहां पर आपके पास में इस डायरेक्शन में। अब मुझे बताओ, ये जो वेट है, ये वेट दो जगह लग रहा होगा, एक तो इस एंड पे लग रहा है और एक इस एंड पे लग रहा है। हाँ ना बताओ?
तो ये वेट जब इस एंड पे लग रहा हो तो इस एंड को इधर दबाने की कोशिश कर रहा होगा, दीवार को उधर दबाने की कोशिश कर रहा होगा, और दीवार एक रिएक्शन फोर्स दे रही होगी इस डायरेक्शन में। कितना फोर्स है मुझे नहीं पता, लेकिन रिएक्शन दे रही होगी इस डायरेक्शन में, वेट नीचे की तरफ लग रहा है। अब आपके पास में ये इधर मूव करना चाहती है, अगर ये रॉड को स्लिप होना है इधर, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा आपके पास, इस डायरेक्शन में लगेगा, जो इसको रोक रहा है। फ्रिक्शन फोर्स इसको रोक रहा है। आप एक पैन को अगर ऐसे रोकने की कोशिश करोगे तो स्लिप हो जाएगा, है ना। तो ये पेन क्यों स्लिप हो रहा है, क्योंकि एक आपके वेट का एक कंपोनेंट इसको इधर मूव कराने की कोशिश कर रहा है। ठीक है जी, तो हमसे कहते हैं आपके पास में क्या, एक पेन को भी अगर आप ऐसे रख के देखोगे तो पेन भी आपका स्लिप होगा, और स्लिप होगा टुवर्ड्स आपके पास में लेफ्ट की तरफ होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब देखो ये इसको इधर दबाने की भी कोशिश कर रहा होगा, एक रिएक्शन फोर्स इधर होगी। थोड़ा लंबा जाएगा क्वेश्चन, बाद में ट्राई करेंगे इसको, हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा लेंथी जाएगा, बहुत सारे कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे। 22 के बाद 23 पहले वो क्वेश्चन देखते हैं जो हमसे आसानी से हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 23 में कहते हैं एक ऑसिलेटिंग स्प्रिंग का, एक ऑसिलेटिंग आपके पास में स्प्रिंग मास सिस्टम है, एक स्प्रिंग को कनेक्ट कर दिया गया है एक बॉक्स के साथ फिल्ड विद सैंड। देखो ऑसिलेटिंग सिस्टम है, एक ऑसिलेटिंग स्प्रिंग मास सिस्टम है, मतलब कहने का ये होगा कि यहाँ पर अगर आपने क्या करा, एक स्प्रिंग लिया और स्प्रिंग के साथ आपने एक मास को लगा दिया, ठीक है। तो देखो इसको आप नीचे थोड़ा सा खींचोगे और खींच के अगर आप इसे छोड़ दोगे तो कुछ चीज समझो आप। देखो जब भी कभी कोई स्प्रिंग आपके पास में मोशन में आता है, तो स्प्रिंग अगर मोशन में आता है तो उसके ऊपर एक कांस्टेंट, वो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है y, उसके ऊपर डिपेंड करता है जो स्प्रिंग का फोर्स है। मतलब अगर आप स्प्रिंग को जितना ज्यादा खींचोगे उसके अंदर उतना ज्यादा फोर्स डेवलप होता है। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो कितना होता है, माइनस का k इंटू वाई है, ये रिस्टोरिंग फोर्स होता है, मतलब इसको वापस लेकर आने की कोशिश करता है, किंतु k इंटू वाई ये रिस्टोरिंग फोर्स होता है। अच्छा अब हमारे पास में इसको आपने क्या करा, थोड़ा सा डिस्प्लेस करा और आपने छोड़ दिया, तो इसने ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर कोई चीज स्टार्ट करती है ऑसिलेशन, तो उसका ऑसिलेशन होता है 2 पाई स्क्वायर रूट में m अपॉन में कितना होता है k। m क्या है, मास फैक्टर, k क्या आपके पास स्प्रिंग फैक्टर होता है, जो चीज मतलब समझ में आती है। टेम्परेचर होता है 2 पाई रूट m अपॉन में कितना होता है आपके, इसमें k होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सिस्टमैटिकली डिपिक्ट द चेंज करेक्टली। अब देखो समझते हैं आपके पास में। अब हमसे कहते हैं सैंड लीक आउट होता है स्लोली आउट ऑफ द बॉक्स vertically so that average frequency omega or average amplitude a of the system change with the time। ठीक है, which one of the following options systematically depict the change in correctly। अब देखो क्या है, टाइम पीरियड 2 पाई रूट m अपॉन में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपके पास 1 अपॉन टाइम पीरियड होती है, तो क्या हो गई 1 अपॉन 2 पाई हो गई, स्क्वायर रूट में कितना है k अपॉन में m है। क्या स्प्रिंग का कांस्टेंट कभी चेंज होगा, वो तो कांस्टेंट है। आप क्या कह रहे हो कि जो सैंड है भरा पड़ा है इस बॉक्स के अंदर, वो सैंड धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। तो सैंड अगर धीरे धीरे बाहर निकलेगा तो क्या चीज चेंज होगी, एम, एम चेंज इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, एम डिक्रीज होगा। एम डिक्रीज होगा तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी या कम होगी, फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। तो फ्रिक्वेंसी तो बढ़नी चाहिए, मतलब इतनी बात समझ में आती है। ऐसा कोई भी ग्राफ जिसमें फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है उसको क्लिक करेंगे। अब देखो चेक कर लेते हैं हमारे से इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं, यहाँ हमारे पास में टाइम है और यहाँ पर क्या एवरेज फ्रीक्वेंसी को ओमेगा लिखा है, यहाँ पर क्या फ्रीक्वेंसी, तो देखो आपके इसमें टाइम बढ़ रहा है, टाइम के साथ फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो ये ग्राफ भी ठीक है आपके पास, सेकंड वाला ग्राफ भी ठीक है, क्योंकि देखो ना अभी समझा रहा हूँ पहले। देखो पहला वाला ग्राफ भी ठीक है, दूसरा वाला ग्राफ भी ठीक है, तो दोनों में फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। और इसके बाद में तीसरा वाला ग्राफ भी ठीक है, उसमें भी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, चौथा वाला गलत है। ठीक है, तो चौथा वाला ऑप्शन तो पहले तो फोर्थ ऑप्शन आपने काट दिया, क्योंकि एक ऑप्शन निकाला आपने, एक ऑप्शन आपने काट दिया। अब मेरे पास में क्या है, अब फोर्थ के साथ क्या है, एम्पलीट्यूड को भी कवर अप करना है। फोर्थ वाले में क्या है, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है, एम्पलीट्यूड भी बढ़ रहा है। लॉजिक है, समझ के देखना। मतलब ना आपका फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है और एम्पलीट्यूड भी बढ़ रहा है, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हमसे क्या कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, ये दूसरा ऑप्शन है। आप देखो समझा दें। और यह फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, तो तीन ऑप्शन है। तो मतलब कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी को हमने एम्पलीट्यूड के साथ में जोड़ना है। फ्रीक्वेंसी वाली बात समझ में आ गई, फ्रीक्वेंसी को हटा देते हैं। इन तीन में से कोई ऑप्शन है हमारे पास। अब ना एम्पलीट्यूड की बात करते हैं। अब जरा इमेजिन करके चलो, अब आपने थोड़ा सा ना इमेजिन करके चला कि अगर आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है और सिंपल पेंडुलम को आप ऑसिलेट करा रहे हो। जब सिंपल पेंडुलम आपके पास में ऑसिलेट होगा तो आप उसे थोड़ा सा ऊपर लेकर जाते हो। जब आप उसे थोड़ा सा ऊपर लेकर जाते हो
तो उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्या होती है, mgh। आपने उसको छोड़ दिया तो क्या हुआ, नीचे आएगा, क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी की इक्वल हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। अब अपनी इस काइनेटिक एनर्जी से आगे की तरफ जा रहा है और आगे जाकर सेम उसी पोटेंशियल एनर्जी पे जाकर पहुंच जाएगा, मतलब सेम हाइट तक रहेगा, एम्पलीट्यूड आपके पास सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि जब भी कभी कोई सिंपल पेंडुलम अगर आपके पास में ऑसिलेट करता था तो कैसे ऑसिलेट करता था, यहां से यहां गया, फिर यहां से ऐसे करके वापस आ गया, ऐसे तो ऑसिलेट करता था। अब इन सब में ये जो चीज है ना, ये डिस्टेंस क्या आपका एम्पलीट्यूड है। अब ये एम्पलीट्यूड ये जितना आगे जाएगा उतना ऊपर भी जाएगा, मतलब क्या चीज चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। अगर आप किसी भी वजह से यहां पर आप हो, एक बच्चा झूला झूल रहा है और जैसे ही वो झूला झूलते हुए आ रहा था आप उसे हल्का सा पुश कर दो, तो अब की बार उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा। और अगर आप उसे हल्का सा रोक दो तो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। मतलब आप उसकी जो एनर्जी है ना, अगर आप उसकी एनर्जी को किसी भी वजह से थोड़ा सा कम कर दो, उसकी एनर्जी को थोड़ा सा कम कर दो, तो जैसे आप उसकी एनर्जी को कम करोगे, एनर्जी जैसी उसकी कम होगी, तो उसके बाद क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा नहीं होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी अगर उतनी ज्यादा नहीं है तो इसका मतलब उतना ज्यादा आगे नहीं जा पाएगा। भाई पोटेंशियल एनर्जी तो तभी बनेगी ना जितना वो आगे जाएगा उतना वो ऊपर जाएगा, इंपॉर्टेंट बात है। तो जितना वो आगे जाएगा उतना वो ऊपर जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास में नहीं हो पाएगी। अब आपने क्या करा, आपने कहा ले भाई एक काम कर लेते हैं, इसकी ना थोड़ी काइनेटिक एनर्जी कम कर देते हैं। कैसे, इसका थोड़ा मास बाहर निकाल दिया, तो एनर्जी का एक पार्ट मास को बाहर निकालने में चला गया। भाई एनर्जी का एक पोर्शन क्या है, मास को बाहर निकालने में खर्च हो गया, तो आपके पास में एनर्जी का एक पोर्शन खत्म हो गया, एनर्जी कम हो गई, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी कम होने का मतलब है आपके पास में कि एम्पलीट्यूड छोटा हो जाएगा। तो हमें वो चीज देखनी है जिसमें एम्पलीट्यूड घट रहा हो। तो इसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, ये वाला भी निगलेक्ट कर दो। दूसरे वाले में एम्पलीट्यूड घट रहा है, आंसर चेक करो। थैंक यू मैम। अब देखो अगले पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 24 कहते हैं। तो देखो ये ना एंट्रेंस की जो क्वेश्चन है ना, मतलब इतने ज्यादा फॉर्मुले से ज्यादा मांगते पता है क्या है, ये आपका कॉन्सेप्ट मांग रहे हैं। मतलब आपका जो नीट का पेपर है ना, मतलब मोर आपका ना कॉमन सेंस वाला पेपर है। मतलब इसको आपने जो प्रॉब्लम है वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, इन्हें आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर पा रहे हो, है ना, और फॉर्मुले भी लगी रहे हैं। देखो अब हमसे कहते हैं अ बैलून इज मेड अप ऑफ ए मटेरियल ऑफ सरफेस टेंशन कितना आपके पास में एस, मतलब बैलून एक ऐसे मटेरियल से बना है जिसका सरफेस टेंशन कितना आपके पास में एस है, एंड इट्स इन्फ्लेशन आउटलेट फ्रॉम वेयर द गैस इज फिल्ड एट द स्मॉल एरिया कितना आपके पास में ए है, ओके। इट इज फिल्ड विद ए गैस ऑफ डेंसिटी कितना आपके पास में रो, इसके अंदर डेंसिटी रो का आपने इसको फिल कर दिया, एंड टेक्स ए स्फेरिकल शेप ऑफ रेडियस कितना आपके पास में आर। देखो सारी चीजें लिख दी जो जो उसने बोला है, ऐसे भी आर। When the gas is allowed to flow freely out of it, अब गैस उसके अंदर से बाहर निकलती है तो रेडियस आपके पास में चेंज हो जाती है, आर से कितना आपके पास में 0, और टाइम कितना लगता है आपके पास में, टी लगता है, ठीक है जी। इफ द स्पीड ऑफ द गैस कमिंग आउट इज डिपेंड्स ऑन आर एस, ये क्या लिखा है, आर की पावर, आर की क्या पावर लिखी है बुक में, देख के बताओ, 5, ठीक है। तो देखो हमसे क्या, चलो तो आर की पावर क्या आपके पास में, डेल्टा है, डेल्टा नहीं होगा, अल्फा होगा, अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा, डेल्टा तो नहीं है, डेल्टा भी है, डेल्टा है, डेल्टा है, ठीक है ठीक है। चलो आर की पावर कितनी आपके पास में, डेल्टा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। तो आर की पावर कितनी आपके पास में, डेल्टा है, और हमसे कहते हैं कि जो आपके पास में डिपेंड्स ऑन आर की पावर डेल्टा। अब इसका जो टाइम है वो आपके पास है कांस्टेंट के हो जाएगा, एस की पावर कितनी देख लेता हूँ, अल्फा, एरिया की पावर कितनी है, एस की पावर क्या, अल्फा ना, ए की पावर बीटा, डेंसिटी की पावर गामा, और रेडियस की पावर कितनी है, डेल्टा, हाँ है ना, बताओ। चलो जी अब आपको करते हैं, सॉल्व करना है, कर दो हो जाएगा, क्या दिक्कत है। एस के आपके पास सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होती है, पहले तो आपको सरफेस टेंशन पता होनी चाहिए, क्या होती है सरफेस टेंशन। आपने देखा बच्चे ना गुब्बारे फैला रहे होते हैं, कौन से वाले, साबुन वाले, पानी के अंदर साबुन को घोला, उसमें डाला, फूंक मारते हैं, आपके उसमें गोल गुब्बारा बन जाता है। वो जो गोल गुब्बारा बनता है वो बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन बनता है।
वो जो सरफेस टेंशन होती है वो होती है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ होती है, नहीं फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है। कंफ्यूजन है, अभी बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखो मेरे को ना इतना पता है कि जो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है, हाँ ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ हमारे पास सरफेस टेंशन होती है। सर अब अगर साबुन नहीं डाला तो गुब्बारा नहीं बनेगा, क्यों सर? वो जरूरी है ना। अच्छा वो वाला गुब्बारा वाला है, मुझे लगा वो जो ऑलरेडी आते हैं उसमें फूक मार। बस देखो सरफेस टेंशन कितना है, फोर्स पर यूनिट है, तभी मैं कहता हूँ भाई क्लास में रहा करो, तुम अभी ने स्टेशन एक्स पे ही खड़े हो। देखो हमारे पास में फोर्स का फॉर्मूला क्या, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? ml -1 ml -2 ml। देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, मास का क्या हो गया, एम हो गया, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी क्या होती है, lt -1 अपॉन में टाइम हो गया, तो एक्सेलरेशन का कितना बन गया, mlt -2 हो गया, अपॉन में कितना l हो गया, तो ये कितना बन गया, सरफेस टेंशन की जगह पे क्या लगा दोगे, mt -2 लगा दोगे। ठीक है, अब चलो लगाना शुरू कर दो। आपने यहाँ पे लिखा m है नहीं, मास है नहीं, लेंथ है नहीं आपके पास, टेंशन टाइम कितना आपके पास 1 है, mlt कांस्टेंट का, k का कोई कांस्टेंट की डायमेंशन होती नहीं है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला कितना आपके पास में, mt माइनस में 2 और उसकी पावर कितनी है आपके पास में, अल्फा। एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ का स्क्वायर, l इंटू बी है ना, उसकी पावर कितनी है आपके पास में, बीटा। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना आपके पास, ml -3, इसकी पावर कितनी है आपके पास में, गामा, और रेडियस क्या होती है r, क्या है l की पावर कितनी है आपके पास में, डेल्टा। यहाँ तक मुश्किल है तो बताओ, तो इसके आगे का सॉल्व करके बताओ ना फिर। m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, इसके आगे का ये आसान है। देखो m की पावर क्या है, यहाँ पर m की पावर कितनी है, अल्फा लिख दूं, यहाँ पर m की पावर कितनी है, गामा, गामा गामा मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं, आई प्लस हो जाती हैं। अब l इकट्ठा करा, l की पावर यहाँ पर कितनी है, बीटा 2 बीटा, वहां पर कितनी है, -3 गामा, और उसके बाद में कितनी है आपके पास में, डेल्टा, और t की पावर यहाँ पर कितनी है, माइनस का 2 अल्फा, आगे कहीं है ही नहीं, है ना, बताओ। ठीक है, अब कंपेयर करोगे तो पहले आपका जीरो किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस गामा के, फिर जीरो किसके इक्वल होगा, ये होगा आपके पास में 2 बीटा -3 गामा प्लस डेल्टा के, और फिर माइनस का 2 अल्फा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। तो अल्फा कितना हो गया, माइनस का हाफ, गामा कितना हो गया, प्लस का हाफ। आपको अल्फा भी पता है, आपको गामा भी पता है, अल्फा की वैल्यू भी डाल दो और गामा की वैल्यू भी डाल दो, डेल्टा निकल कर आ जाएगा। पहले आंसर चेक करो किसमें अल्फा की पावर -1/2 और गामा की पावर +1/2 है, दो ऑप्शन तो नहीं है। देखो अल्फा निकला है माइनस का 1/2 और गामा निकला है 1/2 है जी। थर्ड ऑप्शन में अल्फा कितना दे रखा है हमारे को, थर्ड ऑप्शन में अल्फा -1/2 है, ठीक है, और गामा कितना है, प्लस का 1/2 है। बाकी सब ऑप्शन में मैच तो नहीं कर रहे, नहीं ऊपर वाले के साथ भी मैच कर रहा है, सेकंड वाले में भी ऐसी दे रखा है, मतलब आपको ऑब्वियस ही बात है कि आपको इतने सारे से छोड़ेंगे नहीं है। थर्ड है ना, तो थर्ड ऑप्शन थर्ड वाले में अल्फा दे रखा है माइनस का 1/2 और गामा दे रखा है प्लस का 1/2। अच्छा 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 ठीक है ठीक है, तो आगे आपका थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, आंसर चेक करो। ठीक है, अब देखो, अब हमसे कहते हैं कंसीडर द डायमीटर, क्वेश्चन नंबर 25। देखो देखो ध्यान समझना, ये क्वेश्चन आप लोगों ने मतलब शायद पहले करे होंगे या नहीं करे होंगे, मैं एक बार आपको समझाता हूँ। देखो ये क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज का डायमीटर मेजर कर रहे होते हैं, तो देखो अब आप उसे किसी चीज को अगर आप सेंटीमीटर स्केल से मेजर करोगे तो सेंटीमीटर को भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, कितने पार्ट्स में, सेंटीमीटर को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है कितने पार्ट में, मिलीमीटर में, कितने, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, मतलब आपने 1 सेंटीमीटर के 10 पार्ट्स कर दिए। अब फिर मिलीमीटर को भी फर्दर और डिवाइड किया जा सकता है, माइक्रोमीटर में, नैनोमीटर में, पिकोमीटर, आप करते जाओगे। इसी तरीके से इनको मेजर करने के लिए जिस आप इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हो वो होता है वर्नियर कैलिपर्स होता है, ठीक है, और एक स्क्रू गेज होता है, ये दो चीजें होती हैं। इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर दो स्केल होते हैं, एक होता है कि इनका मेन स्केल जिसे मेन स्केल डिवीजन बोलते हैं, और एक होता है वर्नियर स्केल जिसे वर्नियर स्केल डिवीजन बोलते हैं। मेन स्केल डिवीजन, अब देखो क्या, पहले वर्नियर स्केल डिवीजन घूमता है तो मेन स्केल डिवीजन के पार्ट बनते हैं, मतलब मेन स्केल डिवीजन का एक पार्ट बनेगा कि वर्नियर, अब देखो जैसे कि ना कुछ मिलीमीटर्स मिलकर क्या बनाएंगे, सेंटीमीटर बनाएंगे,
फिर सेंटीमीटर मिलकर क्या बनाएंगे, मीटर बनाएंगे, तो मीटर मिलकर क्या बनाएंगे, किलोमीटर बनाएंगे। इन द सेम वे ये चीज यहाँ पर है, कहते कंसिडर द डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स, और हमसे कहते हैं कि 10 वर्नियर कैलिपर, देखो वर्नियर कैलिपर के वर्नियर स्केल डिविजन्स बराबर होते हैं, मतलब मिलकर बनाते हैं आपके पास में 9 मेल स्केल डिविजन्स बनाते हैं। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन आपका 0.9 मेन स्केल डिवीजन बनाएगा, है ना, बताओ भाई। 10 वर्नियर स्केल को मिलाओगे तो एक 9 आपके यहाँ से मेन स्केल बनेंगे, तो एक वर्नियर स्केल आपका 0.9 मेन स्केल को कवर कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा देखो, द लीस्ट डिवीजन ऑन द, देखो द लीस्ट डिवीजन जो मेन स्केल पर है वो 0.1 सेंटीमीटर है, मतलब मेन स्केल का एक डिवीजन आपको 0.1 सेंटीमीटर बताता है, तो मेन स्केल का एक डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर बताता है, तो ये आपके पास में 0.9 इंटू 0.1 हो गया, है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 0.009 सेंटीमीटर हो गया, गलत, 0.09 सेंटीमीटर हो गया, 9 होगा, नहीं नहीं 0.0, ठीक तो बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 0.09 सेंटीमीटर आपके पास में एक वर्नियर स्केल डिवीजन, मतलब एक वर्नियर स्केल डिवीजन आपको 0.09 सेंटीमीटर मेजर करके दे देता है, मतलब ये समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं, और जीरो वर्नियर स्केल कैलिपर का कितना आपके पास में 0.1 सेंटीमीटर है। अब देखो मतलब इसका मतलब है कि आप जो भी चीज मेजर कर रहे हो उसमें 0.1 सेंटीमीटर का क्या एरर है, तो 0.1 सेंटीमीटर आपके मतलब एक्स्ट्रा मेजर कर रहे हो आप उसके अंदर, तो आप पहले 0.1 सेंटीमीटर को पहले आप उसमें से बाहर निकाल दोगे। जैसे क्या होता है, कई बार आप मेजर करते हो ना, आपने फीते से मेजर कर रहे हो और उसका जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है थोड़ा सा डैमेज हो चुका है, तो आप उसको हटा के 1 सेंटीमीटर से मेजर करते हो, 1 से लेकर 6 तक मेजर कर रहे हो, तो वो 6 नहीं है, वो कितना है 5 है, क्योंकि आपने पहला एक हटा दिया है। तो उसके अंदर आपने क्या करा, पहले एक 0.1 सेंटीमीटर का उसके अंदर एरर है, आपने उसको हटा देना है। देखो हमसे कहते हैं व्हेन द जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स आर क्लोज, तो उसके अंदर एक इतना सा फर्क है, चलो देख लेते हैं। इफ द मेन स्केल रीडिंग, इफ द मेन स्केल रीडिंग फॉर द डायमीटर, देखो मेन स्केल की रीडिंग कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, सुनना, मेन स्केल की रीडिंग कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, ये तो फिक्स हो गई। अब फिर इसमें क्या करो, प्लस कर दो, एंड द नंबर ऑफ कॉन्साइडिंग वर्नियर डिविजन्स इस कितना आपके पास में 8 है। देखो मेन स्केल की जो रीडिंग है आपके पास में, डायमीटर कितना आपके पास में 5 सेंटीमीटर है, और नंबर ऑफ कॉन्साइडिंग वर्नियर कितने आपके पास में 8 डिविजन्स हैं, तो मतलब 8 वर्नियर स्केल के डिविजन्स हैं। तो आपके पास जो आंसर हो गया कितना हो गया, 5 + 8 इंटू 0.09 हो गया, आपके पास आंसर कितना हो गया 5.72 सेंटीमीटर हो जी, मेरे हिसाब से 5.72 सेंटीमीटर हो गया, ज्यादा नहीं हो गया? आजा भाई, 5.72 हो गया ना, 8 वर्नियर स्केल डिविजन्स हैं। करते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो हमसे कहते हैं मेजर आफ्टर जीरो एरर करेक्शन, तो देखो 5.72 और 5.72 में 0.1 अगर मैं माइनस कर दूंगा तो 5.62 होना चाहिए यार, आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, रुक जाओ, समझने दो। 0.9 है, एक मेन स्केल डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता है, तो 0.09 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा एक वन स्केल। माइनस क्यों होगा? तो देखो ये चीजें मेरे को पता नहीं थी, देखो मेन स्केल डिवीजन में से आप वर्नियर स्केल डिवीजन को माइनस करते हो, मतलब देखो मैंने भी बहुत टाइम से एक्सपेरिमेंट ये करा नहीं है, तो मुझे ये दिमाग में नहीं था। तो मेन स्केल डिवीजन में से वर्नियर स्केल डिवीजन एक्स्ट्रा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको आप माइनस करते हो, क्योंकि इसके अंदर इतना एक्स्ट्रा, मैं समझाता हूँ। बेसिकली ये जो 5 है ना, वो एग्जैक्ट 5 नहीं है, या तो 5 से थोड़ा सा कम है, या फिर ये 5 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इस चीज़ को लेकर मैं थोड़ा कंफ्यूजन में था कि इसके अंदर इसी प्लस होगी या माइनस होगी, तो ये इसमें से क्या होगी, माइनस होगी। तो आपने क्या करा, 5 में से 0.72 को माइनस कर दिया, 5 में से 0.72 को माइनस करो, कितना होगा 5.00 और 0.72 माइनस करो, 10 में से 2 गया 8, 10 में 7 गया 2 हो गया, ये बन गया 4.28 बन गया। और देखो हमारे पास में 4.9, 10 में 7 गया 9, ठीक है। देखो अच्छा देखो एक खास बात देखो, मैं आपको बताता हूँ कि आप हमारे मेथड से आंसर निकालोगे तो या तो आपका आंसर आएगा या आपका आंसर नहीं आएगा, लेकिन आपका आंसर गलत नहीं आएगा। अब आपका आंसर क्या था, 5.72 आ रहा था, यहाँ पर कहीं पर 5.72 आ रहा था,
नहीं आ रहा था, मतलब हम कुछ गलती कर रहे हैं, तो हमारा आंसर आएगा या नहीं आएगा, लेकिन गलत नहीं आएगा आंसर, हमारा मैच गलत ऑप्शन मैच नहीं करेंगे हम। तो हमारे पास में इसको हमने हटा दिया, तो कितना बन गया 4.98 बन गया। अब देखो लॉजिक समझना, ये क्या है 4.98 है, पर आंसर मैच तो कर रहा है नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से क्या है कि 0.1 सेंटीमीटर का एरर भी है ना इसके अंदर भाई, इस ये एक्स आपका 0.1 सेंटीमीटर का एरर भी तो है इसके अंदर, ये 0.1 सेंटीमीटर में एक्स्ट्रा मेजर कर रहा हूँ ना, तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर होना चाहिए 4.88 होना चाहिए था। कहाँ माइनस करा है, नहीं करा, कहीं माइनस नहीं करा, कहीं नहीं करा, कहीं नहीं करा, वो तो क्वेश्चन में यहाँ दे रखा था, मेन स्केल की रीडिंग 0.1 सेंटीमीटर है। यार ये जो एरर है, ये एरर भी तो कहीं पे प्लस माइनस होगा, ये एरर भी प्लस माइनस होना चाहिए भाई। देखो आफ्टर जीरो एरर करेक्शन, उसने ये पूछा है कि मेजर्ड आफ्टर जीरो एरर करेक्शन, इसका आंसर देखो, इसका आंसर क्या है 4.9। और जो इसके सॉल्यूशन में देखना 4.98 कैसे निकाला इन्होंने, सर माइनस किया है 0.09 को 0.1 से, 0.1 को 0.09 से माइनस किया, तो रीडिंग आ रही है 5.08 और जो एरर है उसको माइनस करेंगे। मैम देखो यहाँ पर हमारे पास 4.98 सेंटीमीटर आया, देखो अब हमारे पास में क्या है, ये जो एरर है आपका देखो लीस्ट आप देखो इसके अंदर आएगा कि इसके अंदर जो डिवीजन, इसमें जो एरर है वो कितना आपके पास में जीरो एरर था, इसके अंदर कितना 0.1 सेंटीमीटर का जीरो एरर है, मतलब मेरा ये जो आंसर है ना, मेरा ये आंसर या तो आएगा 4.98 प्लस में कितना होगा 0.1 सेंटीमीटर, या मेरा आंसर आएगा 4.98 माइनस का 0.1 सेंटीमीटर होगा, दोनों में से कोई भी एरर हो सकता है, माइनस भी हो सकता है प्लस भी, तो इसका अगर मैं माइनस करूंगा तो आंसर आएगा 4.88, लेकिन अगर मैं इसको प्लस कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 5.08 आएगा। अब मेरे को ये दोनों में से कौन से ऑप्शन मैच कर रहे हैं बताओ, 4.98 मेरे पास 4.98 कहाँ मैच कर रहा है, बट सर यहाँ पे रीडिंग 5.08 ये लोग ने पहले ही निकाली है, लीस्ट काउंट उनका 5.08 आ रहा है। ठीक है इस क्वेश्चन को छोड़ दो फिर, अभी मतलब ये चीज तो अप्रोच से बाहर है, इसको वरना कैलिपर्स को समझना पड़ेगा, फिर समझाऊंगा आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 26 पर आ गए, देखो हमसे कहते हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो आपके पास में सर्कुलर प्लेट से बना है, मतलब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो कि सर्कुलर प्लेट से बना है, इज बीइंग चार्ज्ड such that the surface charge density on the plate is increasing at the constant rate, मतलब surface charge density कितना होती है आपके पास सिग्मा, ये इंक्रीज हो रही है एट द कांस्टेंट रेट, मतलब डी सिग्मा अपॉन में डी टी के आपके पास में कोई कांस्टेंट है, मतलब तो ये हुआ। अब सुन लो, हमसे कहते हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके अंदर सर्कुलर प्लेट्स हैं और वो आपके पास में सरफेस चार्ज डेंसिटी उसकी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट करंट। अब डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन डी डी फाइव अपॉन डी टी, ठीक है। अब देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है मैंने तुम्हारे को लिखवाया भी था आपके पास में, अब देखो पहले डिस्प्लेसमेंट करंट को थोड़ा समझो। देखो ये आपके पास में एक सेल है, इस सेल के साथ आपने क्या करा, इधर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया जो करंट मेजर करेगा, उसको रीड करेगा। अब जैसे ही आप इस सेल को जाकर कनेक्ट करते हो किसी कैपेसिटर के साथ, तो जैसे आप इसे कैपेसिटर से कनेक्ट करोगे तो क्या इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इस पॉइंट से सर, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मतलब इस प्लेट से इस प्लेट तक कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, पूछ रहा हूं बताओ। नहीं नहीं, हेलो हेलो हेलो, सर रिक्वायर्ड नहीं है सर। देखो तो आपके पास में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक कैपेसिटर है और कैपेसिटर की ये एक प्लेट है और एक ही प्लेट है, क्या यहाँ से कोई करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, प्लस से माइनस, कैपेसिटर में करंट फ्लो नहीं करता, प्लस से माइनस चार्ज फ्लो पर कैपेसिटर में, मेरी बात तो समझो, हमारे पास में ये प्लेट कैसे हो गया पॉजिटिव चार्ज हो गई, ये प्लेट कैसी है नेगेटिव चार्ज है, क्या कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ आ रहा है, सर उसके लिए गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा फिर होगा।
आप कोई भी सरफेस बना लो, तो मैं आपसे कह रहा हूँ सिर्फ ये बताओ क्या कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ सकता है? मतलब आप जब इसे कनेक्ट करोगे बैटरी के साथ में, हाँ, तो जैसे आप इसे बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे, चार्ज होने के बाद फिर चार्ज होने तक हाँ, होगा, उसके बाद चार्ज होने तक इसमें करंट फ्लो करेगा, लेकिन फिर भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। कि रीजन बता दो। देखो, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, तो बैटरी के पास बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, मतलब डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन्स की है। तो ये क्या करती है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगी, मेटल के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनको खींच लेगी, और खींचने के बाद कहाँ भेज देगी, यहाँ भेज देगी। तो जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हो, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की ऑपोजिट डायरेक्शन क्या बन जाती है, करंट की डायरेक्शन बन जाती है। अब यहाँ पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा जो कि सरफेस के ऊपर आ जाएंगे, तो सरफेस के दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जाकर उनको न्यूट्रलाइज कर देगा। कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर जंप नहीं करा, लेकिन फिर भी गैल्वेनोमीटर से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की ऑपोजिट डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन होती है, करंट इसमें सेटअप हो गया। अब ये जो करंट सेटअप हुआ, इस पॉजिटिव और नेगेटिव आपके वजह प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी थी उनकी वजह से हुआ। और आपको पता है जब भी कभी करंट फ्लो कर रहा है तो आपके पास में आसपास का एरिया कैसा हो जाता है, मैग्नेटिक हो जाता है। तो हमसे कहते हैं कि जो एप्साइनोड है ये होगा आपके पास में d/dt ऑफ जो भी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है, इसकी वजह से क्या बनती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। ये हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर का क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो हमारे पास में एप्सिलॉन नॉट d/dt कितना होता है, फ्लक्स होता है। अब ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स कितना होगा, ये होगा आपके पास E इंटू एरिया होगा। अब यहां से आपके पास में भाई क्या चीज कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, तो कितना बन गया आपके पास में d/dt ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, Q/A एप्सिलॉन नॉट होती थी। Q/A क्या होता था, Q/A क्या होता था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q/A एरिया होता था, सिग्मा होता था ना, तो Q/A एप्सिलॉन नॉट को मैंने बोला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी Q/A एप्सिलॉन नॉट, Q/A की जगह आपने सिग्मा लिख दिया, तो वो पूरा क्या बन गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बन गया, एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल जाएगा, ये एरिया बन गया d सिग्मा अपॉन में कितना बन गया आपके पास में dt बन गया। एरिया ऐसे लिखा रहा, d सिग्मा अपॉन dt कितना है, कांस्टेंट है, कितना आपके पास में k है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, मैग्नेटिक फील्ड अराइजिंग ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट करंट, वो किस पे डिपेंड करेगी आपके पास में, देखो पहले तो करंट पे डिपेंड करेगी, और करंट किस पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा। आंसर चेक करो क्या है, जीरो हो नहीं सकती, कांस्टेंट होती है, आउटसाइड द प्लेट्स हो सकता है, नॉन जीरो होगी, एनीवेयर विद द मैक्सिमम इमेजिनरी सिलिंड्रिकल सरफेस कनेक्टिंग द पेरिफेरल्स ऑफ द प्लेट्स, जीरो होगी बिटवीन द प्लेट्स एंड नॉन जीरो होगी आउटसाइड। देखो भाई फोर्थ वाला हो नहीं सकता जीरो, कांस्टेंट हो नहीं सकती आपके पास में, जीरो ये नहीं हो सकती आपके पास में, जीरो हो नहीं सकती, तीन ऑप्शन तो रॉन्ग हो गए, सी ऑप्शन होना चाहिए, नॉन जीरो होगी आपके पास पहली बात, तो एवरीवेयर होगी, सब जगह होगी, विद द मैक्सिमम कहां पर होगी, एक इमेजिनरी सिलिंड्रिकल सरफेस पे होगी। तो देखो जैसे कि इन्होंने बताया था कि हम एक गॉसियन सरफेस बना लेंगे, तो अगर आपके पास में एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाओगे, और ये प्लेट कैसी है आपके पास में, ये भी सर्कुलर है और ये प्लेट भी कैसी है, सर्कुलर, एग्जामिनर कह रहा है, तो सर्कुलर प्लेट से सर्कुलर प्लेट के बीच में अगर आप जाओगे तो क्या आपके पास में यहाँ पर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो कैसी बन रही है, सिलिंड्रिकल बन रही है। तो इसको ऑप्शन जो होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। आंसर चेक करो क्या है, मैच कर गया, ठीक है। अब मुझे आप एक बार बताओ सर, आप जो है कराले गांव के पास में क्या कर रहे थे अपना, आप के पास में क्या कर रहे थे आप, करावे करावे गांव के पास क्या कर रहे थे आप, सर वहां पर आप अपना फोटो शूट करवा रहे थे, वहां पे तालाब है, और तालाब के किनारे फोटोशूट क्यों कराना चाहिए, शाबाश, आपको ऐसे याद रहेगा, जो भी पोलराइज लाइट होती है, जब भी कभी आप हमेशा समझो किसी कोई भी आपकी फोटो खींचने के लिए आपसे कोई कहे, आप उसे वो तालाब के किनारे चलते हैं, और वहां जाकर आप अपनी फोटोग्राफी में फोटो खींचो उसकी, वो बंदा कहेगा यार भाई तुझसे अच्छी फोटो कोई नहीं खींच सकता, कहना भाई मैं बस हाँ जब मेरा मूड होगा तभी खींचूंगा, उसे कभी मत बताओ, पानी के पास में फोटो हमेशा बड़ी आएगी, क्यों, क्योंकि लाइट आपके पास में ऐसे टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, तो लाइट का कुछ पोर्शन आपका रिफ्रैक्ट भी हो रहा है,
और इस कंडीशन में जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट होती है ये पोलराइज्ड लाइट है, इसमें फोटो हमेशा बड़ी आएगी। म्यू इज इक्वल टू कितना होता है इस केस में? हाँ जी शुभम भाई, ब्रिस्टर्स लॉ, म्यू इज इक्वल टू कितना होता है? मैम आपने क्यों बताया मेरे को, इसको सिखाए मैंने सारे, मैं ये चाहता हूँ कि हर क्लास में करें। सर ये तो आप तैयार रखो हमेशा, रिवाइज वाइज कुछ नहीं करना है, मेरे पास आओ तो आप समझो आपने पार्टिसिपेट करना है। म्यू कितना आपके पास में 10 IP है। अब क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार। क्वेश्चन आपसे ये कहते हैं एक अनपोलराइज्ड लाइट बीम ट्रैवल करती है एयर में, इंसिडेंट होती है मीडियम पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.73 ब्रिस्टोस एंगल पर। तो म्यू कितना दे रखा है 1.73 दे रखा है, इज इक्वल टू कितना आपके पास में 10 IP है, ये तो मतलब हुआ। अब 1.732 किस चीज की वैल्यू होती है? √3 की, शाबाश। तो ये √3 की वैल्यू कितनी है आपके पास में? 10 IP है। तो IP कितना हो गया? पोलराइजिंग एंगल कितना हो गया? 10 के लिए √3 कब होती है? 5/3 में, 1060 डिग्री में। तो आपके पास में ये कितना होगा? 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री को क्या लिख सकते हो आप? 5/3 भी लिख सकते हो। आंसर चेक करो, 60 डिग्री दिया हुआ है। देखो रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट होती है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज क्लोज टू कितना आपका 60 डिग्री, जो कि बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है। मैच कर रहा है? मैच कर रहा है मैम, जल्दी बताओ। मैच कर गया ना, आप बेकार में टेंशन ले रहे हो। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, देखो सुनो, दो आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, एक कंडक्टिंग स्फीयर ए है और एक कंडक्टिंग स्फीयर कितना आपके पास में बी है। तो दो आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं ए और बी, उनके सेंटर्स आर सेपरेटेड बाय सेंटेन डिस्टेंस, उनके बीच का वो डिस्टेंस है कितना आपके पास में डी। चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज क्यू एंड द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम इज आपके पास में एफ। तो इसके चार्ज भी क्यू है और इसका चार्ज भी क्यू है, इनके बीच का फोर्स कितना है? फोर्स एफ का फॉर्मूला क्या होगा? अपॉन, ये फोर्स एफ बन गया, ठीक है। अब देखो अगली चीज देखो, एक थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर is brought in contact with the sphere A first and then with B and finally removed from the both। अब नया फोर्स इनके बीच में जो बन जाएगा वो बताना है। देखो आपने क्या करा, बिल्कुल सेम स्फीयर लेकर आए लेकिन उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। आप सुनो बेटा सुनो, जब आप चार्ज एक स्फीयर सी लेकर आए, उसको टच कर आपने ए पॉइंट के ऊपर, तो ए का और सी का पोटेंशियल सेम होगा, तब तक चार्ज फ्लो करेगा। दोनों पे चार्ज बराबर हो जाएगा क्योंकि आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं। कितना हो जाएगा? सी पे चार्ज था 0, ए पे चार्ज था कितना क्यू, कितना हो गया आपके पास में? आधा हो गया, है ना, Q/2। ये चार्ज ए पर चेंज होकर QA' बन गया, वो भी कितना बन गया? Q/2 बन गया। अब आपने इसको जाकर इसको टच करा किससे? बी पर। जब आपने इसे बी पर टच करोगे तो सी का चार्ज चेंज होगा QC', कितना हो जाएगा आपके पास में भाई? क्यू पर चार्ज कितना आपके पास में? Q/2। बी पर चार्ज कितना आपके पास में? Q। और आपने क्या करा? उसका आधा कर दिया, बी पर भी इतना ही चार्ज हो जाएगा, बी का चार्ज हो जाएगा QB', कितना हो जाएगा आपके पास? Q/2 प्लस में Q और अपॉन में कितना हो गया आपके पास में 2। तो ये चीज बन गई 3Q/2, तो ये चीज बन जाएगी 3Q/4 और ये चीज भी क्या बन जाएगी? 3Q/4 बन जाएगी। अब एग्जामिनर हमसे कहता है कि आपने इसको उठाकर अलग कर दिया, रिमूव कर दिया, और इन दोनों के बीच में अब आपने फोर्स निकाला, तो इनके बीच में जो नया फोर्स होगा F' वो कितना होगा? K, वो होगा QA', QB' और डिस्टेंस कितना? डिस्टेंस का स्क्वायर होगा। अब देखो यहाँ पर आपके पास में K/d² आपने लिख दिया। अब देखो QA' कितना है आपका? Q/2। QB' कितना आपके पास में? 3Q/4। क्या चीज बाहर निकलेगी? 3/8 बाहर निकला। देखो ये 3 और 2 4 जा 8, 3/8 बाहर निकला। इसके साथ में कितना बचा? KQ² बचा। तो अब आपके पास में जो नया फोर्स है वो 3/8 टाइम्स है पुराने फोर्स का, है ना? बताओ सर, आपने तो मेरे दिल तोड़ दिया था सर। आपने मुझसे कहा था कि ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि पूरे पेपर के अंदर मेरे को एक ही क्वेश्चन आता है, QA' और QB' के बीच का। इनके चार्जेस चेंज हो गए ना, तो नया फोर्स जो निकल कर आया है अब वही निकल कर आया है। सर मैं तो उसी दिन मतलब हैरान हो गया था, मैंने कहा गौरव भाई तुम कर क्या रहे हो, पढ़ा क्या रहे हो?
अगर बच्चा ये कह रहा है कि पूरे पेपर में एक ही क्वेश्चन है जो मुझे आता है, और वो भी लॉजिक गेट का। तो सर को क्या है भाई, मुझे आता है। देखो क्वेश्चन में 28 के बाद आ जाओ क्वेश्चन में 29 पर, देखो ध्यान समझना। हमसे कहते हैं एक कंटेनर के 2 चैम्बर्स हैं आपके पास में जिनका वॉल्यूम कितना है V1। एक काम करते हैं अभी इतने रहने देते हैं, हमारे 10 क्वेश्चन के करीब रह गए, इतने क्वेश्चन खत्म कर लो फिर, क्योंकि 4 बजे अगली क्लास के बचाने वाले होंगे, अगले भी क्लास में उसको पूरा खत्म कर देंगे, कल ही खत्म कर देंगे।